Assalamualaikum. Here I am Dr. Maria Tahir. Welcome to the channel The Physio Series. Today we are going to discuss about research. रिसर्च हमारा फाइनल ईयर का एक पार्ट होता है जो हमने सबमिट करवाना होता है, ठीक है। रिसर्च के दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, रिसर्च का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, इसके ऊपर पहले बात हो चुकी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो स्टडी ग्रुप्स में भी बताया गया है, वहाँ से अभी आप गाइडलाइन ले सकते हैं। अभी हम बात करने लगे हैं रिसर्च की। रिसर्च के दो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है साइनॉप्सिस, दूसरा पार्ट होता है थीसिस। ओके, साइनॉप्सिस हमने पहले सबमिट करवाना होता है और थीसिस हमने बाद में सबमिट करवाना होता है। तो पहले हम साइनॉप्सिस को डिटेल से देखेंगे। साइनॉप्सिस क्या होता है, साइनॉप्सिस में हमने क्या करना होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद साइनॉप्सिस जब हमारा अप्रूव हो जाता है तो हमने थीसिस लिखना होता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं साइनॉप्सिस क्या होते हैं। अच्छा, किसी भी बुक जब पब्लिश होती है, कोई भी बुक जब पब्लिश होती है तो आपने देखा होगा कि अक्सर उससे पहले उसकी समरी बताई जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी नॉवल होता है उसमें बताया जाता है कि इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, इसमें ये बात होगी, इसमें ये स्टोरी है। इस तरह एक मूवी में नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। इसी तरह से साइनॉप्सिस क्या होता है कि ये प्लान होता है, समरी होती है हमारी रिसर्च की। इसमें हम अपने रिसर्च टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। और साइनॉप्सिस में हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, जैसे वी विल स्टडी अबाउट मीडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, या वी विल स्टडी अबाउट सीपी चाइल्ड, वी विल यूज़ डैश स्टडी सैम्पल, ठीक है। इसमें हमने फ्यूचर टेंस यूज़ करना होता है क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि हम थीसिस में ये काम करेंगे, थीसिस में वो काम करेंगे। एक्चुअली साइनॉप्सिस में हम सारी वो बातें कर रहे होते हैं जो हमने थीसिस में आगे जाके करनी होती हैं। अब पार्ट्स ऑफ साइनॉप्सिस क्या क्या होते हैं। ओके, साइनॉप्सिस में सबसे पहले इंडेक्स पेज होता है। अब इंडेक्स पेज के ऊपर कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं कि आपका एक तो इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू, मटेरियल्स एंड द स्टडी, रेफरेंसेस होते हैं, क्वेश्चनियर होते हैं और कंसेंट फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो इसमें इंट्रोडक्शन हमने लिखना होता है ना साइनॉप्सिस के अंदर, ये हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन इतना लंबा नहीं लिखना होता क्योंकि वो हमने थीसिस में डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें हम मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस का इंट्रोडक्शन लिख देते हैं साइनॉप्सिस के अंदर। उसके बाद फिर आते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि अगर हमने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है तो उसके लिए हमने पहले ये देखना होता है कि इस टॉपिक के ऊपर पहले किस किस बंदे ने काम किया है, इससे पहले हमारे टॉपिक के मुतालिक क्या क्या लिटरेचर पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो जो ऑथोराइज्ड पब्लिकेशंस होती हैं उनको पढ़ने और उनका हवाला देने का नाम लिटरेचर रिव्यू होता है। फिर अगला आ जाता है मटेरियल्स एंड द मेथड्स। मटेरियल एंड मेथड में हम ये देखते हैं कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन यूज़ करना है, वो हम आगे अभी डिटेल से देख लेते हैं कि मटेरियल एंड मेथड की सब हेडिंग्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने रेफरेंसेस डालने होते हैं। रेफरेंसेस क्या होते हैं कि हमने अपने टॉपिक को मजबूत बनाने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से पिछले लिटरेचर रिव्यू किस किस साइंटिस्ट का यूज़ किया है, तो उसके हमने ये किस किस ऑथर का हमने यूज़ किए हैं, हवाले या लिटरेचर रिव्यू हमने किस किस ऑथर के पढ़े हैं, वो हमने रेफरेंस डालना होता है। उसके बाद अपेंडिसेस आती हैं। अपेंडिसेस में क्या दो चीज़ें आती हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन ईयर यूज़ किए, कोई स्केल यूज़ किए, तो वो होता है, और आखिर में कॉन्सेंट फॉर्म होता है। अच्छा, अब ये जो नीचे लिखे हुए हैं मटीरियल्स एंड मैथड के सब हेडिंग्स हैं, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में हम बताते हैं कि हम स्टडी कर क्यों रहे हैं। हाइपोथेसिस होता है, हमने एक हाइपोथेसिस जनरेट करना होता है, वो 1-2 लाइन में हम डिफाइन कर देते हैं। फिर पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आप कौन सी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं। नर्सिस की पॉपुलेशन है, ओल्ड एज है, बच्चे हैं, वुमेन हैं, मेन हैं, ये पॉपुलेशन होती है। फिर आते हैं स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन आपका ऑब्जर्वेशनल है या एक्सपेरिमेंटल, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में आप एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हो, ऑब्जर्वेशनल में आप जस्ट ऑब्जर्व करते हो। सैम्पल साइज आपने कितना लिया है, कितने लोगों का आप डाटा कलेक्ट करेंगे, और फिर इसमें हम लिखते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइवा में इसके मुताबिक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते हैं कि हमने कौन कौन सी पॉपुलेशन को लिया है। जैसे कि अगर मैं नर्सिस की पॉपुलेशन को ले रही हूँ तो इंक्लूजन क्राइटेरिया मेरा क्या होगा कि नर्सिस वो जो ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं, वो नर्सिस जिनकी वॉकिंग ज़्यादा है, या वो नर्सिस जो बैठी रहती हैं, ठीक है। तो हमने इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा कि पहले से बीमार लोगों को हमने एक्सक्लूड कर दिया, उन लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया, जो विलिंग नहीं थे उनको एक्सक्लूड कर दिया, उनका हमने कॉन्सेंट नहीं लिया, उनसे हमने डाटा नहीं फिल करवाया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है साइनॉप्सिस में, वो हमारा होता है ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, यानी हम कितने टाइम
के लिए बाउंड होकर स्टडी कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मोस्टली ये 6 to 8 मंथ्स ही होते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी होती है इंस्ट्रूमेंट्स की। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं कि आप आले क्या इस्तेमाल करें, इंस्ट्रूमेंट्स में आता है कि आपने अपनी स्टडी को प्रोसीड करने के लिए कोई स्केल यूज़ करना है, कोई क्वेश्चनियर यूज़ करना है, क्या चीज़ यूज़ करनी है, वो इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाता है। फिर आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपने साइनॉप्सिस में डिटेल नहीं बतानी होती है, ठीक है। प्रोसीजर में बस हम ये बताते हैं कि हमने ये टेस्ट यूज़ करना है, ये हमारा स्टडी सैंपल है, ये हमारी पॉपुलेशन है, हमने ऐसे ऐसे करना है, हमने करके कुछ नहीं दिखाना, जस्ट बताना होता है। उसके बाद फिर आते हैं एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर फिर आपने बताना होता है कि इसमें हम ग्राफ, टेबल और टेस्ट दोनों यूज़ करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। ये आपके हो गए हैं साइनॉप्सिस के पॉइंट। साइनॉप्सिस के 11 पॉइंट्स होते हैं। फिर ये साइनॉप्सिस लिख कर आपने बाइंड करवा के अपनी इथिकल कमेटी को सबमिट करवाना होता है। इथिकल कमेटी आपके साइनॉप्सिस को जब अप्रूव कर देती है, सिग्नेचर कर देती है, फिर आपने थीसिस के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। पहले साइनॉप्सिस को अप्रूव करवाना होता है, जब वो अप्रूव हो जाता है तो थीसिस की बारी आती है। थीसिस में पहला पेज टाइटल पेज आ जाता है, उसमें आपके इंस्टीट्यूट का नाम आता है, आपके सुपरवाइजर का नाम आता है, टॉपिक नेम आता है, आपका नेम आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारी कुछ आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो अटैच करना होता है वो इथिकल कमेटी का अप्रूवल लेटर होता है, ठीक है। साइनॉप्सिस आपका जो इथिकल कमेटी ने अप्रूव किया था वो लगाना होता है। फिर इंडेक्स पेज आ जाते हैं। इंडेक्स में आपने सारी हेडिंग्स देनी होती हैं कि आप किस किस की आगे बात करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे अब डिटेल्ड में लिखना होता है क्योंकि ये आपका थीसिस है, ठीक है। इंट्रोडक्शन थीसिस का 5 to 7 पेजेस का होता है और इसमें बेटर ये है कि आप सब हेडिंग्स बना दें। कुछ टीचर इस बात को डिस्करेज करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन में सब हेडिंग्स बनाएं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और बहुत सारे टीचर्स इसको अच्छा समझते हैं। तो इसमें आपने बैकग्राउंड की हेडिंग बनानी है, कुछ आपने पिक्चर्स डाल देनी है, उससे प्यारी सी लुक आती है थीसिस में, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है कि ज़्यादा काम किया हुआ है। फिर आपने फैक्टर्स बताने हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो बैड इफेक्ट रखते हैं, कौन से जो हैं वो उसके लिए अच्छा इफेक्ट रखते हैं हमारे थीसिस के लिए, ये सारा कुछ बता देना है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, मैं पहले बता चुकी हूँ लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, वो आपने इसमें ऐड करना होता है और लिटरेचर रिव्यू इसमें ज़्यादा होता है, साइनॉप्सिस में कम होता है, इसके अंदर ज़्यादा होता है। फिर आपने रचनालय लिखना होता है। रचनालय में बेसिकली हम पर्पस लिखते हैं कि हम अपना जो स्टडी है वो कर क्यों रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। जिस तरह मुझसे अगर कोई एग्जामिनर पूछ ले कि आपने अपने टॉपिक क्यों चूज़ किया, आपने पॉपुलेशन क्यों ली, आपका टॉपिक बहुत सिंपल है, आपका टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपने कैसे स्टडी की, ठीक है। तो रचनालय आपने ध्यान से लिखना होता है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। फिर आता है मटेरियल एंड द मेथड। मटेरियल मेथड के जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वही चीज़ें होती हैं, बस वो डिटेल से आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स जो होते हैं रिसर्च के अंदर वो दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हम उसमें जो है ग्राफ वगैरह यूज़ करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, सारे ये अपने रिजल्ट्स डिस्क्राइब करने के बाद जो हमारा डाटा होता है उसको हम मैनिपुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने उसको डिस्क्राइब करना होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, रिटन फॉर्म में भी लिखते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं फिर डिस्कशंस। डिस्कशंस में क्या होता है कि जो रिजल्ट्स आपने निकाले हैं उसको आपने डिस्कस करना होता है, ठीक है। यानी आपने जस्ट हम गेस इमेजिन कर लेते हैं कि हमने 4 ग्राफ ऐड किए हैं या हमने 5 ग्राफ ऐड किए हैं, तो आपने वन बाय वन हर ग्राफ को डिस्कस करना होता है कि इस ग्राफ में हमें ये पता चलता है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, 4 to 5 पेजेस की डिस्कशन हो जाती है। फिर कंक्लूजन्स क्या निकाला हमने, ठीक है। जिस तरह मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से शिन सप्लेंट हो जाता है और कितने परसेंट लोगों में होते हैं, 70 to 80% लोगों में हो जाते हैं। ये हमने कंक्लूजन में लिखना है, ये 12 to 15 लाइंस का होता है। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं इथिकल कंसिडरेशन। इथिकल कंसिडरेशन में क्या होता है कि हमने किन लोगों को इंक्लूड किया है, किन को नहीं किया। जो लोग एग्री थे, जिन्होंने विलिंगली पार्टिसिपेट किया, हमने सिर्फ उन्हीं से डाटा कलेक्ट किया है। जो लोग कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते थे, हमने उनसे डाटा कलेक्ट नहीं किया। अब लिमिटेशंस किसी भी रिसर्च की क्या हो सकती हैं, जैसे कि कोई एज लिमिटेड रिसर्च करता है, जैसे कि कोई कहते हैं कि मैंने बस 40 ईयर्स तक के जो मेल हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी है, या मैंने जो है जैसे कोई फीमेल है वो कहती है कि मैंने पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के ऊपर रिसर्च करनी है, तो मैंने 40 ईयर्स से अबव के ख़वातीन को लेना है, तो ये एज लिमिटेशंस आ गई। इस तरह से बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं, एज की लिमिटेशन हो सकती है, प्रोफेशन की लिमिटेशन हो सकती है। उसके बाद रेफरेंसेस, जो लिटरेचर रिव्यू आपने यूज़ किया है उसके सारे रेफरेंसेस डालने हैं। अपेंडिसेस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसके अंदर क्या क्या आता है, क्वेश्चनियर, स्केल्स जो आपने यूज़ किए हैं वो आता है, और कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट फॉर्म आपने अपनी रिसर्च के एंड पर भी और साइनॉप्सिस के थीसिस दोनों के एंड पर आपने लाजमी अटैच करना है।
ओके, क्योंकि एंड पर बाज़-औक़ात ये मसला बनता है कि बच्चे सारा कुछ लिख लेते हैं, सब कुछ बिल्कुल ओके होते हैं, आखिर में जो है ना, जो भी अप्रूव करने वाला होता है, वो इस बात पे जो है बेस बना लेते हैं या इस बात पे आपके मार्क्स काट लेते हैं कि आपने पेशेंट को कंसेंट फॉर्म ही नहीं डाला। ठीक है? इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये था आज का हमारा टॉपिक, होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।